हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरबेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और इसके यूनिट 1 का चैप्टर 1 हम देख रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंड। तो ये दोनों ही टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा लगभग इतना वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जाके वो पहले चेकआउट कर लेना, क्योंकि सारा कुछ कनेक्टेड होता है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इससे पहले हमने कवर किया था अपना डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस एंड टाइप्स के बारे में, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, तो अब अगर हम बात करें अपने टॉपिक के बारे में तो हमारा इसका नाम क्या, देखो, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल इस कंसंट्रेशन का मतलब पहले समझते हैं, देन आपको ये आगे की कहानी ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए ले लो कि लेट हमारे पास क्या है, एक पूरा का पूरा बीकर है यहाँ पे, ठीक है। और इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पर एक सॉल्वेंट, या हम सिंपल बोले तो हमने पानी भर रखा है। और पानी आपको बताइए मोस्टली क्या हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें हम सॉल्यूट घोलेंगे और हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए। तो मान लो एक हमारे पास क्या, ये सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट मोस्टली क्या होते हैं, हमारा वो ड्रग होता है जो हमारा मेन कोई भी काम करता है या उसकी कंसंट्रेशन वगैरह हमको पता लगानी होती है। तो मान लो ये हमारा एक सॉल्यूट हो गया, ये हमारा एक सॉल्वेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डिसॉल्व कर देंगे। तो जब हम इसको इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एक कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी कि इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। तो अब हमारा मेन कंसंट्रेशन क्या चीज़ है कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो सॉल्यूट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उस अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या होती है, किसी भी चीज़ के या किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारी उसकी क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है। एग्जाम्पल लेकर समझो, मान लो आपको शाम को दूध पीना है भाई, आपको एक गिलास दूध दिया मम्मी ने, तो उसमें कितने चम्मच उन्होंने चीनी डाल के उसको मीठा किया। तो वो अमाउंट ऑफ चम्मच चीनी के अमाउंट जो हमारा होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि सॉल्यूट हमारी वो चीज़ होती है जो थोड़े से कम मात्रा में, यानी कि लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेस, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा में पड़ता है। तो दूध के अंदर क्या होता है, चीनी हमारा कम डाला जाता है, तो चीनी हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। और जो चीनी हमारी मिलाई गई है तो वो कितने अमाउंट में मिलाई गई, उसी अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन बोल देते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो एक्सप्रेस करना क्या होता है, शो करना है। जैसे सिंपल अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर हम चीनी है तो चीनी को हम किस तरह शो कर सकते हैं। एक हो गया कि मान लो 2 चम्मच डालें या 1 चम्मच डालें। एक हो गया कि हमने भाई 5 ग्राम चीनी मिलाई है कि 10 ग्राम मिलाई। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, अपनी चीनी जो हमने दूध के अंदर मिलाई है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ इस तरह कि आपको पता लग जाए कि भाई मम्मी 2 चम्मच चीनी डालना या 1 चम्मच डालना, या मेरे में कम डालना, ज़्यादा डालना, या 10 ग्राम डालना, 20 ग्राम डालना, या उसके जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं चीनी के कि मेरे में ऐसे 20 क्यूब्स डालना, छोटे छोटे ऐसे डालना। तो इस तरह आप चीनी को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में हम बात करें कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास पूरा एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्वेंट है और हमारे को सॉल्यूट मिला हुआ है, यानी कि कुछ हमारा ड्रग्स मिला हुआ है। तो उस सॉल्यूट को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, उनको एक्सप्रेस, उसके कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए, कंसंट्रेशन को लिखने के लिए जो हमारे मेथड्स होते हैं, उन्हीं मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करें। यानी कि सिंपल बोला जाए कि तो दीज आर दोज मेथड विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है, उसी सॉल्यूट को हम पता लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं, किसकी मदद से, इन्हीं मेथड्स की मदद से। तो आई होप आपको ये मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वाला फंडा पूरा समझ आ गया होगा। तो यहाँ सिंपल यही है कि कंसंट्रेशन क्या है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स विद सॉल्वेंट। कुछ भी सॉल्वेंट के साथ में हम जितने अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मतलब कंसंट्रेशन कहलाता है कि इसकी अमाउंट हमारी कितनी होगी। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कंसंट्रेशन। अब जो हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं इसमें जो हमारे मेथड्स आते हैं वो लगभग हमारे 6 से 7 तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है वो है कुछ 2-3। पहला हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, मोलैरिटी। यानी कि मोलैरिटी एक हमारा मेथड है जो इससे हम अपने कंसंट्रेशन को लिखते हैं और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है नॉर्मेलिटी आ जाता है, और ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह भी कई केस में आ जाता है। और बाकी और देखा जाए तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंटेज, फिर परसेंटेज कैलकुलेशन और लास्ट में पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वैसे अगर मैं आपको थोड़ा एग्जाम पर्पज से बोलूं तो जैसे ये जो हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आएगा कि राइट अ डिटेल्स नोट ऑन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो जो भी इसके ये आपको 4-5 तरीके हैं सबके बारे में आपको ये वाला नहीं भी लिखोगे, आप फॉर्मेलिटी और मोल परसेंटेज यहाँ तक भी अगर लिख कर आ जाओगे तो वो भी आपका ये 10 या 60 नंबर में हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, पहले इसको एक थोड़ा सा डिफाइन कर देना है, चाहो तो ये डायग्राम बना देना, आपके काम आएगा कि जो मतलब ये जरूर लिख देना कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसी को हम पता लगाते हैं, ठीक है। सबके नाम लिख देना और
सभी को आप इस तरह डिफाइन कर दोगे, उनका फॉर्मूला लिख कर आ जाओगे, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। तो ये लोग पूछते हैं सर ये कम है या ज़्यादा है, उनके लिए बता दूं कि ये हमारा एकदम परफेक्ट है, कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी और देखा जाए अगर डिटेल्स में आ जाता है कई केस में, तो आपके लिए आ जाता है कि मोलरिटी को डिफाइन करो 2 नंबर में अलग से, या आपके लिए नॉर्मेलिटी वगैरह आ जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको देखो अच्छे से दे रखा कि अगर बाई चांस ये हमारा लॉन्ग में आ जाए तो आप इसको भी जो है सॉल्व करके आ सको, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी एक्चुअल में क्या है, इसको एक तो हम मोलर कंसंट्रेशन नाम से भी जानते हैं, कहीं भी आ रहा है तो समझना मतलब कंफ्यूज मत होना। उसके अलावा हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो कैपिटल एम से हम अपने मोलरिटी को डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से। अब इसकी डेफिनेशन देखो, जो भी हमारे ये फॉर्मूले हैं सबकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है और इसी फॉर्मूले के बेस पर आप यहाँ पर उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे बनानी है देखो, सिंपल समझो। इट इज़ डिफाइंड एज, ये आपको उस कहानी सब में सेम लिखनी है, इसके अलावा आपको बस फॉर्मूला उतार देना है कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सिंपल इनका कहने का ये मतलब है कि मान लो हमारे पास ये कोई भी एक सॉल्वेंट है और ये इसमें पानी भरा मान लो, तो ये अप्रॉक्स हमारा 1 kg है, ठीक है। तो इसके अंदर इस 1 kg सॉरी 1 लीटर है, 1 लीटर है क्योंकि सॉल्यूशन आएगा इसमें। तो मान लो 1 लीटर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर हमने सॉल्यूशन है पूरा, तो इसके अंदर हमने कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया है उसकी अमाउंट को जो हम पता लगाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर कहलाता है मोलरिटी। यानी कि सिंपल का इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे कितने मोल ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, वही हमारा कहलाता है मोलरिटी। सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी, सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन अब आपका दिमाग घूम रहा होगा कि भाई ये मोल्स क्या चीज़ है, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई सॉल्यूट इसमें हमने घोला और जितना 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने जितना सॉल्यूट घोल दिया वो हमारा मोलरिटी है। लेकिन ये मोल्स हमारा क्या फंडा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मोल लिख रखा है कि मोल्स क्या होते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम अपने जो सब्सटेंस को हम अपने ग्राम में मेजर करते हैं, कोई सब्सटेंस को भाई लीटर में, केजी में, किसी में भी डिनोट करते हैं, उसी तरह मोल भी हमारी एक क्या है, यूनिट है, यानी कि एक फंडामेंटल यूनिट है जिससे हम अपने जो कोई भी सब्सटेंस है उसको यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। यानी कि एक हमारा एक तरह से मेजरमेंट हो गया, जैसे केजी हो गया, पास्कल हो जाते हैं, ऐसे करके हमारा मोल एक सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट हो गया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने मोल्स के बारे में। अब मोल हमारी एक्चुअल में है कितना, भाई ये तो पता चलेगा मोल है, तो क्या होता है कि मोल इज इक्वल टू मास गिवन बाई अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, मान लो हमारे पास कोई NaOH है, ठीक है, NaOH आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब कोई भी हमारे पास जो एक हमने यहाँ पर दिया है, तो मान लो यहाँ पर सॉल्यूट हमारा कितना है, 50 ग्राम मान लेते हैं। मान लो इसमें हमें जो है 50 ग्राम अपना वो मतलब ऐड करना है इसके अंदर NaOH, तो 50 ग्राम NaOH है। तो हम मोल कैसे निकालेंगे कि मोल इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ पर देखो फॉर्मूला देख लो, मास गिवन। तो मास गिवन हमारा क्या देखिए, हम 50 ग्राम ले रहे हैं, यहाँ पर हमको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी में नहीं, याद रखना, और ये हमारा ml में होगा। तो यहाँ पर मान लो हमारा क्या है 50 ग्राम ये हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आपको कैसे निकालना होता है, इसका जो सब्सटेंस है उनको आप ऐड कर देते हो। तो सोडियम जो हमारा है, सोडियम का मोलिकुलर मास यानी कि कितना होता है, तो सोडियम का हमारा होता है यहाँ पर 23। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारा होता है 8 होता है, और हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम सबको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 1 मिनट, यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन है इसका ये मतलब एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इसका जो मास है देखो ऑलमोस्ट मैं आपको एक तक बताता हूँ, जितने भी जिनका अगर आपको नंबर याद है तो उनका लगभग हमारा डबल होता है उसका मास। जैसे हमारा सोडियम का दिखा है 11 एटॉमिक नंबर है, तो 11 दूनी 22.9 के करीब होता है, तो उसको हम 23 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूनी 16, इसका करीब क्या होता है 16। केवल हाइड्रोजन है जिसका एक ही एटॉमिक नंबर है और एक ही हमारा मास होता है। तो अगर हम यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे लगभग हमारा जैसे यहाँ 22.9 के करीब होता है, 39.9 आता है, इसको हम ओवरकम में क्या लिख लेते हैं 40 लिख लेते हैं। तो वैसे देखा जाए राउंड फिगर में, तो जो हमारा NaOH है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा सब अगर हम कंपाउंड को, सोडियम का हमारा 23 हो गया, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, और हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है। तो इन सबको अगर हम लगभग ऐड करें तो हमारा यहाँ आ जाता है 40। तो मोल हमारा क्या था, मास गिवन बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मास गिवन 50 हमने यहाँ देखा और ये हमारा हो जाएगा 40। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हमारा क्या आ जाएगा 1.25 के करीब आ जाएगा पूरा इसका मोल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होगा कि हमने इसमें हम क्या बोल देंगे कि हमने 1.25 मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ NaOH हमने यहाँ पर जो है ऐड किया है। तो इस तरह आप मोल को निकाल सकते हो। तो यही है कि कितने मोल्स हैं वो यहाँ पे आपको लिखने हैं 1.25, और यहाँ पर जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर में वो यहाँ पे लिखना है, और इस तरह आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हमें सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला वो चाहिए, ये केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने मोल भी समझा दिया, बाकी इतना कुछ हमको नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप मोलरिटी के बारे में समझ गए होंगे कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड हमारा आता है मोलरिटी।
अब मोलैलिटी जो हमारी होती है इसको हम मोलल कंसंट्रेशन नाम से भी जानते हैं और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर इतना फर्क हो गया कि ऊपर जो हमारा था इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नीचे क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था जो लीटर में था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। देखो यहाँ पर एक तो सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट हो गया और सॉल्वेंट हमारा वेट के अंदर है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया और यहाँ पर जो हमारा पानी या कोई भी चीज़ हम लेते हैं वो हमारा किस में होगा, केजी में होगा। केजी का मतलब क्या है कि हमको उसका क्या है वेट करना पड़ेगा। आप लीटर को तो केजी में बोलोगे नहीं, तो हमें यहाँ क्या करना है वेट करना पड़ेगा। तो नीचे हमारा आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमें यहाँ क्या वजन करना है इन केजी के अंदर। तो ये हमारा होता है मोलैलिटी। आपको बस फॉर्मूले याद करनी है, ऊपर वाले में बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऊपर नीचे मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट आएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने नॉर्मेलिटी के बारे में। तो देखो जो नॉर्मेलिटी है सबसे पहले इसको हम जो है नॉर्मल कंसंट्रेशन नाम से भी जानते हैं और इसको हम जो है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बाकी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नॉर्मेलिटी और एग्जाम में इसीलिए कई बार आता है। तो अगर कभी ये 2 मार्क्स में आता है तो सिंपल आपको क्या लिखना है कि इसको नॉर्मल कंसंट्रेशन नाम से जानते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ तक लिखकर आप इसको आ जाओगे। अब थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं कि भाई क्या कह रहा है ये हमारा। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नीचे की लाइन हमारी सेम मिल रही है किससे, इससे कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारा क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा ये मिक्स हो रहा है, लेकिन ऊपर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट एक नई चीज आ रही है। तो अगर हम इस ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ लें, इस फंडे को समझ लेंगे, तो हमारा नॉर्मेलिटी भी हमारे इन सब के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इसमें सिंपल अगर मैं कहानी आपको उसी की तरह बताऊं तो यहाँ पर आप क्या समझोगे कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा अगेन हमारा किसमें लीटर फॉर्म में, ये 1 लीटर फॉर्म में। तो ये हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में। तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट है इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए अपॉन एक्स। चलो इसको ना करके देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक हमारा NaOH था, चलो इसको हमने देख लिया, चलो हम इसको ले लेते हैं। मान लो H2SO4 है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक एसिड होता है। अब हमको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम इसको कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन है हमारा, तो हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो हमारा 1 + 1 कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 आ जाएगा। सल्फर के बारे में बात करें, सल्फर का लगभग हमारा कितना होता है 32 मास होता है। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, लेकिन यहाँ 4 हैं इसके कंपाउंड, तो 16 चक 64 हो जाएंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 4 5 6 7 8 हो गए हमारा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 7 8 और 9, यानी कि 6 और 3 हमारे कितने हो गए 9 हो गए। तो 98 हमारा वेट आ जाएगा इस पूरे सल्फ्यूरिक एसिड का। अब यहाँ पर हमको एक नई चीज़ पता होनी चाहिए, वो हमारी होती है इसकी एसिडिटी और इसकी बेसिसिटी। इस वाले फंडे को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी जो हमारा आयन है वो एसिड कितना रिलीज कर रहा है, और बेसिसिटी का मतलब क्या है कि वो बेसिक कितना रिलीज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर मान लो H2 है, एक तरह से मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो अगर हम इसको जब डिकोड करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन प्लस यहाँ पर OH नेगेटिव आयन, ये हमारा इस तरह बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये पॉजिटिव वाला फंडा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, H पॉजिटिव आयन, और ये हमारा एसिड को रिप्रेजेंट करता है। और जो OH नेगेटिव आयन है ये हमारा क्या होता है, बेसिक वाला फंडा होता है, और ये हमारा बेसिसिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमारे कितना अमाउंट में ये निकल के आ रहा है, इसी को हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर यहाँ पर H प्लस मतलब H पॉजिटिव 1 निकला तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे इसकी एसिडिटी। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल H2 पॉजिटिव निकला तो 2 ले लेंगे, H3 पॉजिटिव निकला 3 ले लेंगे, 4 निकला 4 ले लेंगे। तो इस तरह हमको इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को पता करना होता है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर हमारा क्या H2SO4 है, तो अगर हम यहाँ पर H2SO4 को लेते हैं तो जब हम इनको यहाँ पे करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है 2H पॉजिटिव प्लस यहाँ पर SO4 नेगेटिव निकल के आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन की हमारे यहाँ पर क्या 2 निकल के आ रही है एसिडिटी। सिंपल सी बात है, इस तरह आपको निकालनी है, इसकी 2 निकल के आ रही है। तो अब आप समझो जी मैंने निकाली क्यों, तो इसका फॉर्मूला हम समझते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट में हम यहाँ पर H2SO4 में डालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला 98 और इसकी एसिडिटी हमारी कितनी है 2 निकल के आती है। तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। जब हम इनको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 8 1 2 में यानी कि 49 हमारा ये निकल के आता है। तो पहला हमारा यहाँ पर हमको क्या निकाल लेना है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना। जब हमारा ये निकल आएगा देन हम इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है आपको, ऊपर जो हमारा वेट इसका दिया हुआ है वो, और नीचे इक्विवेलेंट वेट जो हमने निकाला है वो। तो यहाँ पर अगर हम इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सिंपल, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए मान लूँ कि यहाँ पर पूरा हमारा 1
1 लीटर सॉल्यूशन है और इसके अंदर हम यहाँ पर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमारा ये कितना है, मतलब जो हमने ये अमाउंट लिया था ड्रग का वो कितना था। एग्जाम्पल मैं चलो दोबारा अगर ले लूँ, मैं 50 ग्राम हमने लिया था, तो अगर मैं यहाँ पर 50 ग्राम जो हमने वेट लिया वो ले लेता हूँ और नीचे हमारा ये आ जाएगा जो हमने लिखा था वो 49। इसको जब कैलकुलेट करेंगे लगभग हमारा कितना आ जाएगा 1.01 ऐसे करके, मतलब हम मान सकते हैं 1 आ जाएगा लगभग लगभग। तो बस अब हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 निकल आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू पुट कर देनी है और नीचे जितना भी हमारा सॉल्यूशन में हम इसको डिसॉल्व करना है वो कर देना है और इनटू हमें 1000 कर देना है और हमारा ये पूरा का पूरा आंसर जो है इसका निकल आएगा। तो इस तरह आप जो है इसको यहाँ पर निकाल सकते हो। तो अब अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी बस सारा कुछ ठीक है। और कभी कभी आ जाता है तो आप करके आ सकते हो। बाकी एग्जांपल अगर देखें, मान लो नॉर्मेलिटी हमको फाइंड करनी है H2SO4 की, 49 ग्राम हमने इसका ये लिया है H2SO4, तो इसकी एसिडिटी 2 थी, मोलिकुलर वेट 98 था, हमने इसका निकाला 49। ऊपर देखो हमारा इसमें 49 दिया था, ये भी 49, हमारा 1 निकल आया। अब नॉर्मेलिटी क्या होगी 1 अपॉन जितना हमारा ये ml दिया था 500 इंटू 1000। अब ये 1000 हमने क्या किया, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि हमको केवल लीटर में कन्वर्ट करना है ये, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो बस हमको क्या 1000 का यहाँ पर हर एक में मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है यहाँ पर अगर 100 ml होगा तब नहीं होगा, यहाँ तब भी होगा। ये वाला हमारे नीचे लिख देना है, ऊपर लिख देना है, सॉल्व करेंगे हमारी 2 नॉर्मेलिटी यहाँ पर इसकी निकल के आ जाएगी। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके निकाल के देख सकते हो। तो ये हमारी बात होगी नॉर्मेलिटी के बारे में। अब अगर हम बात करें फॉर्मेलिटी के बारे में, तो इसको बस कभी नहीं आता है, एक आध बात 1 नंबर 2 नंबर में बहुत कम आता है, इसको आप लिख कर आ सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे हमारा जो नॉर्मेलिटी था वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट था, उसी तरह यहाँ पर ग्राम फॉर्मूला वेट था। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉलिड अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना। तो अब अगर हम बात करें अपने मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो देखो मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसे हम लोग ने मोल तो समझ लिया कि हम कोई भी जो सॉल्यूट है उसको जो हम फंडामेंटल यूनिट है यानी कि मोल, हम उसको जो डिनोट कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं वो हम मोल्स के यूनिट में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमको उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, तो देखो हमारे पास जो है 2 चीज़ों के मोल थे, हमको ये पता है। एक हमारे पास मोल किसका था, सॉल्यूट का, और एक हमारे पास किसका था, सॉल्वेंट का। यानी कि हमारे जो सॉल्यूट है वो कितने मोल्स में प्रेजेंट है और जो हमारे सॉल्वेंट है वो कितने मोल्स में प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन में सिंपल हमको क्या करना है, जिसको अभी हमको निकालना हो, मान लो हमको मोल्स निकालने हैं, सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो बस हमें ऊपर क्या करना है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट दोनों के ही मोल्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमारे ये क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमारे लिख जाएंगे। और अगर हमें सेम इसी का मतलब हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है, तो ऊपर हम लिख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमको ऊपर उसका लेके मतलब जो जैसे आप एवरेज निकालते आए हो आज तक उसी तरह बस एवरेज यहाँ पे निकालना है। अब हमको क्या चाहिए, मोल परसेंटेज चाहिए। अब हमको अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो जो हम यहाँ पर मोल ऑफ फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसमें बस हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो इतना सा सिंपल था हमारा मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम बात करें परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में, तो कई केस में हमें जो अपना आंसर है या हमारे जो भी निकला है उसको हम परसेंटेज में शो करना पड़ता है कि हमारा कितना परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकला है। तो उस परसेंट में शो करने के लिए हमारे पास 3 चीजें आती हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा आता है वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट में क्या है कि जैसे हमारे जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों ही हमारे क्या है किलो में, यानी कि वेट में हमको यहाँ पर देखने होंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, मतलब सिंपल मान लो कि जो हमारा ये सॉल्यूट था ये भी हमारा वेट में है यानी कि केजी में या ग्राम में होगा, और जो सॉल्यूशन है ये भी हमारा वेट में है केजी या फिर ग्राम में होगा। तो इसको हम डिफाइन करेंगे परसेंटेज बाई वेट में आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि ऊपर नीचे दोनों हमारा वेट आ जाएगा। इसी तरह वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो दोनों तरफ हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, सॉल्यूट भी हमारा वॉल्यूम में है और सॉल्वेंट भी हमारा वॉल्यूम, सॉल्यूशन भी हमारा वॉल्यूम में। यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह दोनों तरफ हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन इंटू 100। थर्ड हमारा आता है थोड़ा सा अलग कि यहाँ पर ऊपर हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है लेकिन नीचे हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इंटू 100 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा हो जाएगा परसेंटेज कैलकुलेशन। अब यहाँ पर लास्ट हमारा आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारा सब्सटेंस है, मान लो ये हमारा क्या है पूरा सॉल्यूशन है और जो हमारा सॉल्यूट है वो बहुत ही माइनर अमाउंट में यानी कि बहुत ही लो में। अब इसको जब हम यहाँ पर करेंगे, इसको पहली बात हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आप बहुत पॉइंट ऐसे ऐसे करके करोगे, तो उसी चीज़ को मेजर या कंसिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे यहाँ मेथड आता है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूट है उसमें हम 10⁻⁶ का यानी कि 1 मिलियन का यानी कि 10 लाख का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारी वो वैल्यू बड़ी हो जाती है और हमको देखने में ईजी हो जाता है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो कोई सॉल्यूशन का पार्ट है उसको हम 10 लाख में पार्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, और पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जितना हमारा सॉल्यूट वो अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, हम दोनों का वेट लिखेंगे इंटू 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। ये केवल आप डेफिनेशन याद रखो, ये
ये और ये सब, क्योंकि ये 2 नंबर में हमारी कई बार आ जाती है। नॉर्मेलिटी को मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता दिया, क्योंकि अगर ये कभी आ जाता है आप लिख कर आ सकते हो और एक एक चीज़ आपको समझ आ रही है, ठीक है। और मोलैरिटी को मैंने बता दिया। तो ये सब अगर कभी 10 नंबर में आ जाते हैं तो आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो बड़ा, जिससे आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आज इसका बचता है, वो हमारा रहेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में, और इसी के साथ हमारे ये यूनिट एक तरह से चैप्टर 1 हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में, तो देखो ये हमारे जैसे हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएजेंट होते हैं, आपको ये पता है। तो जो हमारे केमिकल बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी कि मान लो कुछ हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं यहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल ही प्योर है, यानी कि उनको अगर कोई भी देखे या उनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये एकदम हमारे प्योर फॉर्म में, और उसके अंदर कोई भी हमारा कंसेंट्रेशन, जैसे कोई हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारा सॉल्यूट भी है और हमारा सॉल्वेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो हमारा सॉल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी एक्यूरेटली नोन वैल्यू हमको पता है कि 23.225 ग्राम, यानी कि हमको एक एक उसकी वैल्यू पता है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन जो हमारे बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में, यानी कि दीज आर दो सॉल्यूशन विच आर एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन, जिनकी कंसंट्रेशन हमको पूरी पता होती है, और विच इज़ हाईली प्योर, जो हमारे हाईली प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो आगे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाते हैं। दो चीज़ें आप यहाँ समझ गए, एक हमारा उसकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है, सॉल्यूट जो हमारा प्रेजेंट या सॉल्वेंट जो प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है और एग्जैक्ट मात्रा में। दूसरा हाईली प्योर होता है, यानी कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, एकदम मतलब प्योर, सारा कुछ हमारा प्योर मामला यूज़ किया गया है, प्योर है सारा कुछ हमारा, एकदम प्योर है, देसी वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हमारा यहाँ आता है कि ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो मान लो कि हमारे पास एक ये प्योर सॉल्यूशन है। अब ये जो प्योर सॉल्यूशन होता है उसको हम डायरेक्टली प्योर यूज़ नहीं करते हैं अपने आने वाली चीज़ों के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो हमारे पास क्या है, ये एक हमारा कंसनट्रेटेड फॉर्म में HCl है, क्या है हमारा HCl है। अब हमको क्या है कि HCl यूज़ करने के लिए नॉर्मल, तो ये हमारा बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में, और अगर इसकी एक दो ड्रॉप भी कहीं किसी को लग जाती होता है तो वो जल जाएगा और नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बनाते हैं और इसी के जैसे सॉल्यूशन। अब जो इसके जैसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल, मान लो इसी का हमने थोड़ा बहुत पार्ट लिया यहाँ पर HCl का, उसमें हमने पानी थोड़ा सा मिला दिया, वाटर मिलाया, और इसको हम इससे क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या है, इससे हम इसको क्या करेंगे, प्योर करेंगे। जैसा ये है इसी के जैसे हम इसको बनाएंगे, जो इसमें वैल्यू प्रेजेंट है, जो इसकी कंसंट्रेशन है उसी के जैसी कंसंट्रेशन हम उसमें कुछ बनाएंगे। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा प्योर फॉर्म में और इसको प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। तो इसको प्रिपेयर्ड जो हम कर रहे हैं इसमें से जो इसकी वैल्यू है कंसंट्रेशन, वही कंसंट्रेशन हम इसमें लेके आ रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना कोई भी एक नॉर्मल सॉल्यूशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो वो चीज़ हमारी कहलाती है स्टैंडर्डाइजेशन, टू मेक सॉल्यूशन स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। तो जो प्राइमरी हमारा कई बार ना इनके मतलब 5 नंबर में वैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है, वरना शॉर्ट में ही आता है। कई बार इनके जो है डिफरेंस आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा क्या है, दीज आर दो सॉल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड थ्रू हाईली प्योर रिएजेंट और केमिकल एंड दे आर एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड के बारे में सॉल्यूशन या डेफिनेशन बात की थी, वही सेम आप यहाँ चिपका सकते हो, क्योंकि प्राइमरी का मतलब ही क्या है, एकदम प्राइमरी और प्योर फॉर्म में है ये। तो इनका मतलब आप यहाँ लिख के आ जाओगे। अब क्या है कि इनको स्टैंडर्डाइजेशन की फर्दर जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये एकदम प्योर है, इनको फिर से प्योर बनाने की हमको जरूरत नहीं है, एकदम प्योर है। एग्जाम्पल हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये आप इसके एग्जाम्पल लिखकर आ सकते हो। इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए, हाईली प्योर होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब इन्हीं इधर चीज़ों से फालतू में रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टेबल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सॉल्यूबल भी होते हैं, नॉन टॉक्सिक भी होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रही है, और इनका यूज़ हम करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाने के लिए। यानी कि ये हमारे फर्दर जो मैंने यहाँ बोला कि जैसे हमारे जो स्टैंडर्ड में जो प्राइमरी है उनसे हम दूसरे यहाँ पर बना सकते हैं, तो इसके लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। तो दीज आर दो सॉल्यूशन विच आर लेस स्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि एक तरह से बोला जाए तो स्टैंडर्ड सेकेंडरी सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन है जो हमारे प्राइमरी सॉल्यूशन की हेल्प से बनाए जा रहे हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे बिल्कुल प्योर वाले, इनको हम जो अपनी लैब वगैरह में या कहीं पर यूज नहीं करते हैं, बल्कि इनकी मदद से, इनके स्टैंडर्डाइजेशन की मदद से जो हमने यहाँ पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाले सॉल्यूशन बनाए, इनको सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मैंने नाम तब नहीं बताया, बदलो, सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाले जो हमने सॉल्यूशन बनाए इनका यूज करते हैं हम अपनी फर्दर लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम एक्चुअल में लैब में यूज करते हैं, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम अपने प्राइमरी वाले से बनाते हैं, और प्राइमरी वाले से हम सेकेंडरी बनाते हैं। तो ये इसका यूज हो गया, यानी कि एक दूसरे से क्या है, ये हमारे कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी और देखा जाए तो ये सेकेंडरी वाले भी हमारे
और सब्सटेंस को भी स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो ये हमारे थोड़े लेस प्योर हो जाते हैं, उससे मोर रिएक्टिव हो जाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से, बाकी ये थोड़े से कम स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया यहाँ पर, और HCl वगैरह होगा। तो ये इसके कुछ क्या होगा एग्जाम्पल होगा, आप लोगों ने लैब में यूज़ भी क्या होगा HCl वगैरह के बारे में, तो ये हमारे इसके सेकंड स्टैंडर्ड हो गए। तो कई बार ये हमारी आती है 2 नंबर में का डेफिनेशन आती है, आपके पास सूटेबल है, बस एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल आप जरूर लिख कर आओगे, आपकी सारी कहानी ठीक हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब आपको जो है, आपने इतना कुछ पढ़ा, तो अब आपको जो है कमेंट्स में नॉर्मेलिटी को डिफाइन करना है और उसके बारे में लिख के आना है, ठीक है। कमेंट्स में लिख के बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपने अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।